जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एयरफोर्स 2024 की जो परीक्षा है उसकी रिटन एग्ज़ाम हो चुका है और अब बारी है जीडी की। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके रिटन परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन जीडी यानी कि जो सेकंड फेज़ है ग्रुप डिस्कशन, उसकी संपूर्ण तैयारी ना होने के कारण, जानकारी के अभाव में वो बच्चे बाहर हो जाते हैं और उनका देश सेवा का सपना, भारत माता की सेवा करने का सपना अधूरा ही रह जाता है। या फिर अगर देखा जाए तो डिफेंस चैनल पे, हमारे आरडब्ल्यू के डिफेंस चैनल पे रिटन के लिए तो फ्री क्लासेस बहुत सारी हैं, लेकिन अभी तक जीडी के लिए कुछ भी नहीं था। तो बहुत सारे मेरे प्यारे जवानों की यही डिमांड रहती थी कि भैया आप जीडी की तैयारी भी करवाइए, हमें जीडी की तैयारी आपसे ही करनी है। शायद जो भी परिस्थितियां रही हों, बहुत सारे बच्चों के पास महंगे महंगे जीडी के कोर्सेज खरीदने के लिए शायद पैसे नहीं होते थे। बिल्कुल प्यारे बच्चे, आरडब्ल्यू हमेशा आपके साथ है, साथ रहेगा। और इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत शानदार सी एयरफोर्स की तैयारी के लिए जीडी की क्लासेस। और जीडी ही नहीं, जीडी तो केवल एक कहने को है, उसके साथ साथ आवश्यकता होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, कि किस तरह से आपको बैठना है, क्या वहाँ का सेटिंग पोस्चर होना चाहिए, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए। साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत एक हिंदी भाषी बच्चे को जो आती है वो आती है इंग्लिश बोलने में। तो हमने इसका समाधान भी पूरा दिया है। आरडब्ल्यूए का मतलब है संपूर्ण। तो संपूर्ण आपको चीज़ें दी जा रही हैं। अभी मेरी इस वीडियो के बाद आप देखेंगे हम लोगों ने जीडी करवाया हुआ है। वो वीडियो थोड़ी सी लंबी तो जरूर है, लेकिन अगर कोई आपको मान लीजिए 5-10 मिनट में जीडी के बारे में कुछ बताए तो शायद वो एक आधी अधूरी बात रह जाएगी, और अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो हम लोगों ने एक जीडी करवाया है, मॉक जीडी। बच्चों को बुलाकर उसमें सारी चीजें बताई गई हैं, सारी छोटी मोटी गलतियों पे फोकस किया गया है। शुरू से लेकर आखिरी तक की प्रोसेस है कि टॉपिक कैसे लिखना है, आपको रफ कॉपी में क्या लिखना है, फेयर कॉपी में क्या लिखना है, लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, साथ ही जो आप लिखेंगे टॉपिक उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। और फिर सबसे जरूरी बात, जब जीडी आपका स्टार्ट होता है तो सारी छोटी मोटी कमियां उसमें आपको बताई गई हैं कि आपको अपनी टोन कैसी रखनी है, कितनी बार बोलना है, फिश मार्केट अगर क्रिएट होती है, फिश मार्केट बनती है तो उसको कैसे हैंडल करना है। यानी कि आप जो भी गलतियां जीडी की पूरी प्रोसेस के दौरान करते होंगे, उन सभी से आपको उसमें बचाया गया है। इसलिए उस वीडियो को पूरी जरूर देखना। मैं वादा करता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपके अंदर एक लाजवाब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस से आप अगले वाले टॉपिक की तैयारी करेंगे। तो ये वीडियो मेरी वीडियो के बाद अभी चलेगी, इसको आप पूरा देखिएगा। उसके बाद हम हर दिन आपको एक एक टॉपिक पर तैयारी करवाएंगे, जो भी जीडी के लिए रह सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक जीडी के लिए हमें आपको तैयार कराने हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे टॉपिक हम इसमें आपके ऐड करेंगे। तो हर दिन ये क्लास आपकी सुबह 10 बजे जीडी के टॉपिक के लिए हुआ करेगी, जिसे विशाल सर करवाएंगे, और 11 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, जिसे विपिन सर करवाएंगे। डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा अनुभव उनको है, इंग्लिश स्पोकन से संबंधित एक क्लास आपकी रहने वाली है। तो हर दिन सुबह 10 और 11 बजे आपकी ग्रुप डिस्कशन से लेकर संपूर्ण तैयारी को क्लासेस चला करेंगी। तो हो जाइए सभी तैयार, और ये है आपके लिए वीडियो। गुड मॉर्निंग सोल्जर्स। तो आप सभी जानते हैं कि एयरफोर्स स्टेज 2 की परीक्षा आने वाली है, और उसमें पूरा प्रोसीजर होता है कि पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका जीडी कराया जाता है। फिजिकल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के माध्यम से दे दी है, हालांकि बताया हुआ जीडी के बारे में भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जीडी में केवल बताने से क्लियर नहीं होती हैं। तो आज हम यहाँ पे इन सभी बच्चों का मॉक जीडी कराएंगे, और ये वीडियोज़ आप तक जाएंगी। इसमें हम हर एक उस पहलू पर बात करेंगे जो आपको रिजेक्शन की तरफ ले जाता है। जो गलतियाँ आप करते हैं उनको हम यहाँ पर आज आपकी सही कराएंगे। तो ये सभी आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं, इन सबको हम उसी तरीके से टॉपिक देंगे। टॉपिक के बारे में ये रफ पॉइंट्स लिखेंगे, और रफ पॉइंट्स को फिर फेयर में इन्हें करना होगा। तो पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं, साथ ही फेयर में कौन कौन सी बातें लिखनी होती हैं, क्या पूरा पैसेज तो कॉपी नहीं करना होता है, वो सारी चीज़ें, वो सारी गलतियों से आज हम आपको बचाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट कराएंगे जीडी, साथ ही प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ विशाल सर आपको गाइड करेंगे कि किस प्रकार से आपको उस पेपर पे लिखना होता है, और विपिन सर आपको गाइड करेंगे कि पीडी में आपका क्या होना चाहिए, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए, बैठने का तरीका क्या है, हाथों का पोस्चर क्या है, हैंड मूवमेंट क्या है, उसके बाद आपका रेट ऑफ स्पीच कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं जीडी में। और आप ज़रा सोचिए, आपने आज से पहले इन सभी को कभी सुना भी नहीं होगा अगर आप फ्रेशर हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसमें सारी कमियां आपको सुधार के बताई जाएंगी, और ऐसी ही वीडियोस आपको लगातार हर दिन मिलती रहेंगी। लेट्स स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, जीडी की जो शुरुआत होती है वो आपको
ऑफिसर्स आपके सामने होंगे, एक ऑफिसर्स होंगे, हम लोगों को आपको ज़्यादा ब्रीफिंग करनी है, इस वजह से सर भी हैं, राकेश सर भी हैं और बाकी अन्य अध्यापक भी आपके बीच में मौजूद हैं। तो शुरुआत होती है कि सभी बच्चों को 2-2 पेपर्स दिए जाते हैं, वो हमने दे दिए हैं। एक पेपर को आपको एज अ रफ वर्क यूज़ करना होता है और एक पेपर को आपको एज अ फेयर वर्क यूज़ करना होता है। और एक ऑफिसर आपके सामने एक टॉपिक देंगे और टॉपिक के बारे में एक पैसेज आपको पूरा बोला जाएगा। उस पैसेज में से बच्चे कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं, जैसे कि अब ये बच्चे नोट करेंगे। तो आप सभी रेडी हैं? ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमने रखा है डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर। अब मैं इसके बारे में बोलूँगा और आप सभी उसको नोट करेंगे। ओके, कंप्यूटर्स हैव बिकम द लाइफलाइन ऑफ द मॉडर्न जनरेशन। This has become part and parcel of every man's life. We are sharing innovations between countries because of computers and the internet. It has given us capability of connecting with people from around the world as easy as it is to talk over the back fence in your own yard. Because of computers and the internet, one can take any course in any institute through e-learning. The world is developed faster because of computers. One good thing about computers is that it frees up the human mind to be more creative. We don't have to spend all our time organizing and looking for informations, crunching numbers. A day will come, we will become handicapped. We perhaps would not be able to do anything without it. On the other hand, computerization of our society can make us numb to each other, where we sit in front of our safe little boxes and deal with each other that way instead of face to face. We are becoming lazy by depending too much on computers and are being distant from physical activities. It has become a huge distraction for most of us, and in some cases a full-blown addiction. The main disadvantage by depending on computers is taking risk about health. Working with computer most of the day causes stress, visual problem, etc. Let us not forget that with computers has become a whole new and unexpected wave of high-tech crime and allowed the slimmest among us to hide even more carefully, becoming even slimmer and making things worse for everyone. If by chance something happens in the atmosphere or some unknown natural calamity occurs, this then will affect the entire system of wireless communication like the net. My question is that what will do or the whole world does at that time if all the computers fail functioning? Has man ever thought of it? Yes, of course. Our progress will be stand still. It is better we start thinking for future to solve an asthmatic problem. Without computer, it wouldn't be possible for the world to become a global village. Computer is a boon for us. We should utilize technology to compete with this fast world. But too much dependency on anything is good for nothing. Every coin has two sides. It is up to us to receive good and to leave bad. Okay? दिस वाज योर पैराग्राफ। तो इस तरीके से आपको एक पैराग्राफ नरेट किया जाएगा। अभी ये पैराग्राफ आप सभी लोगों ने रफ पेपर पे लिखा होगा। तो अभी हम लोग इनके पॉइंट्स देखेंगे सारे टीचर्स, और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे पॉइंट्स को बड़े अच्छे तरीके से नोट करते हों, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे पॉइंट्स को अच्छे से नोट ना कर पाते हों, क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं जो आगे आपके पैसेज को अच्छे से फ्रेम कराएंगे। तो प्लीज़ एक बार सारे टीचर्स इनके पॉइंट्स चेक करें, जो भी कमियाँ हों आप एक बार एक्सप्लेन करें। डन सर? ओके, तो सर ने भावेंद्र का सारा सब कुछ चेक कर लिया है, और एक बार प्लीज़ सर आप बताइए कि इसमें क्या अच्छी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं और क्या इन्होंने नेगेटिव चीज़ें लिखी हैं जो इनको नहीं लिखनी चाहिए थी। सर देखिए, जैसे प्रिसाइज इनको लिखना था तो गलती थोड़ी सी मुझे ये लगी कि इन्होंने एक पूरी लाइन ही लिख दी है जो आपने पूरा बताया था। तो हमें क्योंकि प्रिसाइज लिखना होता है तो कोशिश करना कि आप इसको और प्रिसाइज लिख सको।
दूसरा बुलेट पॉइंट्स में लिखना है आपको, ठीक है, जो भी मतलब आगे अगर आप डॉट लगा सकते हो या और, तो उससे क्लियर दिखेगी चीज़ें। बाकी इसने एक बहुत अच्छे से ये चीज़ लिखी है कि एक अच्छी चीज़ है कि भाई मेरिट्स इसने अलग लिखा है, डीमेरिट्स इसने अलग लिखा है, और इसी तरीके से शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन होती है वो भी बहुत अच्छे से लिखी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक लाइन आप नोट कर सकते हो, द वे यू डू स्मॉल थिंग्स इज द वे यू डू बिग थिंग्स। मतलब क्या होता है कि भाई कई बार हम ये सोचते हैं यार ये इतनी ज़रूरी नहीं है, रफ पेज पे कर रहे हैं तो चलो जैसे होता है वैसे कर देते हैं। आपको छोटा काम भी करना है चाहे रफ काम है, काम आपको उसी बेहतरीन तरीके से करना है जैसे आपको जो है बड़ा काम दिया गया है। तो द वे यू डू स्मॉल थिंग्स इज द वे यू डू बिग थिंग्स, ये हमेशा याद रखना उसमें, ठीक है सर। बाकी इसका अच्छा है, काफ़ी अच्छा है सर। ओके सर, तो प्लीज़ सर आप बताइए, आपके पास है ऋषभ का। Okay, Rishabh. So, whenever you are going to write down some feedbacks on any particular topic, so you must remember when you are going to write down any particular topic, so negative and positive points should be different, right? So, as you have written many points over here, so many points are written 2 times or 3 times on a single point. So, this is excessive and you have to avoid it while making your rough sheet. So, and remember one thing, all students and soldiers, when you are going to write down some rough sheets, so you have to avoid writing excessive things, as sir told you regarding health issues. So everybody is writing stress, health issues, so you may write down health issues. Still you have listened to sir carefully that he told you about health issues, so this is enough for you to write down on any particular topic immediately. Right? Are you getting my point or not? Yes. So again, you don't need to write down health issues, stress, anxiety. Avoid, only write down health issues, because you know very well we can write down anxiety, stress again and again. So this is sufficient and you have write down very well, right? So everybody, have you got my point? Yes sir. Okay, well done. तो मेरे पास हैं हर्ष चौहान। तो अगर हर्ष चौहान आपका देखा जाए, जैसे हर्ष चौहान ने ना एक बड़ी बढ़िया चीज़ लिखी है कि सबसे पहला काम तो पॉइंट वाइज लिखना है, क्योंकि रफ पे क्या है कि हमें बस पॉइंट्स लेने हैं ताकि हम मेन जो फेयर कॉपी होगी, फेयर पेज होगा, उस पर बस पॉइंट्स को लेके पैराग्राफिक बना सकें। तो सबसे पहली अच्छी बात है पॉइंट वाइज, तो सभी को पॉइंट वाइज लिखना है। दूसरा, देखिए किसी चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो उस चीज़ के नुकसान भी होते ही हैं। कोई भी चीज़ उस दुनिया में है तो हमें एक ही एस्पेक्ट को नहीं सोचना है। तो जहाँ कंप्यूटर हमारे लिए वरदान है वहीं अभिशाप भी है। आपको दोनों एस्पेक्ट पे बात करनी है। बिल्कुल आपने उसी हिसाब से लिखा है, ऊपर पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हैं और नीचे नेगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं। ये भी आपने एक अच्छा काम किया है। अब देखिए आप इसमें जो ऐड कर सकते हैं हर्ष, वो ये कर सकते हैं कि कंप्यूटर कैसे हमारी डेली लाइफ को बेहतर बनाता है। अगर हम पॉजिटिव वे में लिखेंगे तो कंप्यूटर कैसे हमारी डेली लाइफ को बेहतर बनाता है। और जब आप नुकसान लिख रहे होंगे तो जैसे आपने लिख दिया कि कुछ नुकसान हैं, आप और बेहतर तरह से उनको एम्फेसाइज कर सकते हैं कि क्या नुकसान हमारे लिए हैं, ताकि जब आप लिखेंगे तो बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ओवरऑल आपका ठीक है। और मेरे पास एक सेकंड और है, ये मुबारक खान आपका है। मुबारक जी, आपने भी पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखा है, ये एक बेहतर है, बट थोड़ा सा आपको ये देखना है कि पैसेज का मतलब ये नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सारी बातें बस आप वही लिखते चले जा रहे हैं। आपको वो नहीं लिखना है। आपको क्या करना है कि उसमें से कुछ चंद पॉइंट लिखने हैं, और अभी जो मैंने पैराग्राफ बोला उसी को कॉपी मत कर देना। ये तो बिल्कुल नहीं करना है किसी को भी कि उसी को कॉपी कर दें। आप उन पॉइंट्स में से अपने हिसाब से कुछ निकाल के आपको बोलना है। वो विशाल सर आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे अभी। ओके, मेरे पास है रचित गुज्जर जी का। इसका सबसे बढ़िया है सर, अभी तक जो इसने लिखा है वो गजब का लिखा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसने पॉजिटिव नेगेटिव खासकर बात करी है, एडिक्शंस की भी बात करी है कि लत लग जाती है, उसके बारे में इसने बात करी है और पॉइंट बाय पॉइंट किया है। ये बढ़िया है। इसने रफली पेज में भी इसने कंक्लूजन लिख दिया है। अब आपको याद क्या रखना है वो समझना है। रफ में आप क्या लिख रहे हैं डजन मैटर, आपको रूट्स वर्ड पकड़ने हैं, उनको आप हाईलाइटेड कर लो, लिख लो। लेकिन याद ये रखना है जब आप फेयर शीट लिखोगे तो उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो सबसे बढ़िया पॉइंट यही है कि आप जब पॉइंट बाई पॉइंट लिख रहे होगे, रूट्स वर्ड्स लिखे होंगे, माइंड में क्लिक करेगा, और जब आप वहाँ पर लिखोगे तो उस रीजन से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हो। अब आपकी रफली पेज तो हो चुका है। अब हम फेयर पेज के बारे में देखेंगे कि कैसे हमें लिखना होता है, उसमें कौन सी गलती नहीं करनी है और कितना स्पेस मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ है कितना टाइम मिलता है हमें उसको कंप्लीट करने में। तो अगर हम फेयर पेज की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको A4 साइज़ का ही एक पेपर मिलेगा, लेकिन याद रखना इसमें ऊपर से एक लाइन ऐसी होगी, नीचे से भी एक लाइन ऐसी खींची होगी, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो
कि आपके पास में एक डायरी जितना स्पेस मिलेगा। फाइनल एक डायरी जितना स्पेस होगा, यहाँ पर आप अपने टॉपिक को लिखोगे। अब टॉपिक में लिखना क्या है, तो दो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए आपकी। सबसे पहली चीज़ इंट्रोडक्शंस पक्का होना चाहिए और कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन के बिना टॉपिक कवर नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप मिडिल पॉइंट रह जाएगा आपका, जो बीच में रह जाएगा, तो जो आपने रफली में लिखा है ना, उसको आप हाईलाइटेड कर दोगे वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि लिखना कैसे है, तो आपको पॉइंट बाई पॉइंट लिखना, ये याद रखना दिमाग में। रीजन क्या होता है, क्योंकि फेयर कॉपी जो है हमारी वो चेक होती है। आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है, आप उसको कंप्लीट करोगे। अब दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि आपको गलतियां क्या नहीं करनी है, तो जैसे कि कटिंग नहीं करनी। सबसे बड़ी चीज़ अभी विपिन सर ने बताया था कि कोई भी पॉइंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। फेयर शीट लिखने में 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। तो अब हम वही प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। तो रफ शीट से पॉइंट देख के आपको फेयर शीट में लिखने हैं। वैसे सर ने आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ बातें जोड़ूंगा। आपको जो फेयर शीट है आपकी, यही तो आगे आपको ग्रुप डिस्कशन में हेल्प करेगी और यही आपकी सोचने की कैपेसिटी को दिखाएगी। दरअसल डिफेंस आपसे क्या चाहता है, वो ये थोड़ा ना चाहता है कि भाई आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश बोलने की कला बहुत अच्छी होनी चाहिए। सारा एम्फेसाइज होता है कि आपकी जो सोचने की क्षमता है पहली चीज़, और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है डिसीजन मेकिंग। कि कोई भी एट एन इंस्टेंट अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो क्या आप उस समय पे डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं, ये चीज़ आपके अंदर देखी जाती है। पैसेज जब आप लिखें तो एक पैराग्राफ पूरा आप लिखेंगे, उसमें कंप्यूटर के बारे में होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को ये समझ में आए कि आखिर बात किस टॉपिक पे चल रही है। बीच के पैराग्राफ में आपको हल्का सा उसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में लिखना है और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में लिखना है। जैसे पॉजिटिव पॉइंट हर कोई जानता है और हमने इस पैसेज में बोले भी। भाई पॉजिटिव पॉइंट ये हैं कि सबसे बड़ा है, जैसे एक स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है कि वो किसी भी कोर्स को ऑनलाइन परचेज़ कर सकता है। मान लो कोई ऐसे रिमोट एरिया में रहता है जहाँ पे आने जाने की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो वो कोर्स लेके पढ़ सकता है। दूसरा आप देखें तो आपकी जो ई बैंकिंग है, यानी कि आजकल आप फ़ोन पे, गूगल पे सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, आराम से पैसे वैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो कंप्यूटर तो मेरे हिसाब से सभी को उसके फ़ायदे पता होंगे। क्लियर है। उसके बाद अगर हम नुकसान पे बात करें तो इसमें हालांकि कुछ चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो नुकसान इसी में बोले गए हैं वही आपको लिखने हैं। जैसे कोई थे, उन्होंने एक पॉइंट ऐड किया था बहुत अच्छा नुकसान के ऊपर कि वीडियो गेमिंग से भी आजकल बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हालांकि इसमें नहीं था, फिर भी उन्होंने अपना पॉइंट लिखा। कौन थे वो, प्लीज़ बताएंगे। वीडियो गेमिंग के बारे में किसी ने लिखा था। तो वीडियो गेमिंग, अब इसके नुकसान में आप वीडियो गेमिंग को ऐड कर सकते हैं। अब एक वर्ड इसमें बोला गया था कि टॉपिक ही है डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर, तो आपको उसको भी जरूर ऐड करना है कि हम कैसे कंप्यूटर पे निर्भर होते जा रहे हैं। पहले जहाँ छोटे बच्चे जो थे वो मान लो आउटडोर गेम्स खेलते थे, हो सकता है आज कंप्यूटर में सारी चीज़ें खेलते रहते हों। उसके बाद जैसे मान लो मुझे किसी की कभी हेल्प पड़ती थी तो उससे हमारे रिलेशंस अच्छे होते थे, आजकल सारे काम कंप्यूटर से होते जा रहे हैं। तो इसको अगर हम देखें तो एक तरह का सोशल रिलेशंस का भी लॉस है। तो हर आपको एस्पेक्ट पे बात करनी है। अब आता है कंक्लूज़न, यानी कि निष्कर्ष, कि जो भी हमने बातचीत की उसके बारे में क्या है। कंक्लूज़न का मतलब ये होना चाहिए 4, 6, 8, 10 लाइन को पढ़ के ही आदमी समझ जाए कि पूरी मुद्दा क्या है। कंक्लूज़न का ये मतलब रहेगा। तो कंक्लूज़न में आपको ऐड करना है, जैसे कंप्यूटर की डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो एक बेस्ट कंक्लूज़न ये हो सकता है। देखो, ये हर चीज़ के लिए है कि हर चीज़ के 2 पॉइंट होते हैं। आप यूज़ कर सकते हो कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हम उसको पॉजिटिव तरीके से देखें तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तरीके से देखें तो नेगेटिव है। हालांकि हमारी डिपेंडेंसी कंप्यूटर पर आजकल बन चुकी है, तो आप ऐसा मत बोलना कि इससे अच्छा है कि हमें कंप्यूटर को हटा ही देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात होगी। ज़रा सोचिए, आप हटाएंगे तो कैसे उसके बिना जीवन जी पाएंगे। तो बेहतर रास्ता होता है कि हम एक तीसरा विकल्प निकालें और केवल उन बातों में उसका इस्तेमाल करें जो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ें सोशल रिलेशन वगैरह ऐसे मेंटेन हो सकें तो हम उसको कर लें। ठीक है। तो अभी आप लिखेंगे, अभी ये सारे बच्चों को हमने बोल दिया है, अभी ये पैसेज लिखेंगे। उसके बाद हम इनके पैसेज में से बताएंगे क्या अच्छे पॉइंट्स रहे, क्या बेकार पॉइंट्स रहे, किनको आपको हटाना है और क्या ऐड करना है। ओके, आर यू रेडी? ओके, प्लीज स्टार्ट। जैसे आप लिखोगे तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक इंट्रोडक्शंस, मैंने बोल दिया, एक डायरी स्पेस मिलेगा आपको। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शंस होना कंपलसरी है। इंट्रोडक्शंस मीन्स ये है कि आप टॉपिक के बारे में क्या है सोच रहे हैं आप। हाँ, ठीक है। बाद में कंक्लूजन लिखना है। अब कंक्लूजन में सर ने ऑलरेडी बता ही दिया है कि हमें कौन सी चीज़ों को लेना है, तीसरी चीज़ क्या है। तो एक सबसे प्लस पॉइंट बताएं, और सबसे ट्रिकी वे ये हो जाता है हर एक इंटरव्यू के लिए। आपको कंक्लूजन में लेना होता है 90% पॉजिटिव। याद रखना इस चीज़ को। इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में जब कंक्लूजन निकालो आप, तो उसमें 90% जो होता है वो आप कोशिश करो पॉजिटिव चीज़ों को।
और कॉम्प्रिहेंसिव समरी उठाओ। लॉन्ग नहीं लिखना है। कुछ विचार बने होंगे डिस्कशन में, हो सकता है आपने कुछ बोला हो, सर ने कुछ बोला हो, आपने कुछ और बोला हो, तो हो सकता है वो पॉइंट्स कुछ अलग बने हो, यानी इसको बोलते हैं क्लोजिंग आर्गूमेंट। ठीक है, तो वो आर्गूमेंट उठाओ जो बहुत ही लिंक कर रहे हो, उनको उठा के पटको वहाँ पे, खत्म। जैसे टॉपिक में लिखेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे, Introduction। प्रोस एंड कॉन्स हेडिंग डालनी है। फिर हाँ, फिर मिडल पार्ट में आप लिखोगे। मिडल पार्ट में आप जरूरी नहीं है कि आप इन अगेंस्ट लिखो, इन फेवर लिखो, पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव लिखो, डजन मैटर। मतलब प्रोस एंड कॉन्स लिख सकते ठीक है, अपने हिसाब से उसको पॉइंट बाई पॉइंट लिखो, लेकिन हाईलाइटेड होना चाहिए वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होना चाहिए। ये दोनों कंपल्सरी, क्योंकि कॉपी चेक होती है ये। ठीक है। अभी किसी के भी कोई भी क्वेश्चन हो तो जैसे सर ने पूछे हैं, भाई ने पूछे हैं, आप प्लीज़ पूछ लीजिए, किसी को कुछ भी पूछना हो, क्योंकि आप ही वो हैं हमारे लिए तो जो क्वेश्चंस बाकी बच्चों के बनेंगे, तो आपका क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में भी पॉइंट वाइज लिखना हुआ। इंट्रोडक्शंस में तो आप समरी लिख सकते हो, उसमें पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। आप कंप्लीट इंट्रोडक्शन से लिख दो, जैसे आपके बीच में समरी आ रही है उसको पॉइंट वाइज लिखने की ज़रूरत नहीं। पॉइंट लिखे जाते हैं जहाँ से हम लोग आपको टैकल करते हैं। टैकल करने का मतलब है हम लोग आपको ये समझेंगे कि आपने इस टॉपिक के बारे में आपके अंदर क्या सोच है, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, क्योंकि आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि ग्रुप डिस्कशन इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ। यही चीज़ें हैं, तो इंट्रोडक्शन को पॉइंट में नहीं लिखना है, कंक्लूजन को पॉइंट में नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखने हैं। आपके जो पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट है उनको लिख दो आप। ठीक है, और बताइए कोई। चलिए पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए या इसमें टॉपिक वाइज जैसे लिखिए पॉइंट टू पॉइंट, तो इसके मार्क्स ऐड होते हैं या नहीं? ये अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल करता है ये। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि वहाँ पर पॉइंट हैं, क्योंकि ओपिनियन नहीं होता है, क्योंकि कोई कोई किसी किसी जगह पर ग्रेड मिल जाती हैं आपको, किसी किसी जगह पर पॉइंट मिलते हैं। तो बस इतना समझ लो कि ये जो आपकी फेयर सीट है वो आपकी सिलेक्शंस की ही है। इसमें बढ़िया है तो आपको बढ़िया पॉइंट मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि कंक्लूजन में समस्या आती है, वो मैं बता चुका हूँ। कंक्लूजन में जो आप समरी स्टार्ट करते हो ना इंट्रोडक्शंस पे, इंट्रोडक्शंस का एक दो लाइन ले लो। देखो, कॉपी करने का तरीका भी स्मार्ट तरीका होना चाहिए। मान लो आपको टॉपिक के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो स्मार्ट तरीका देखो, इंट्रोडक्शंस में आपने एक दो पॉइंट्स को क्या कर दिया, वहां पे हमने उठा लिए, कैप्चर कर लिया उसको, दो पॉइंटों को। ठीक है, जब आप डिस्कशन कर रहे होगे या पॉजिटिव थॉट जो आ रहे होंगे आपके पास में, तो वो क्या करना होगा, उसी कंक्लूजन लगा देना, बस खत्म काम। क्या सर उसमें लाइन रिपीट कर सकते हैं? नहीं, ये मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी ना तो ओवर राइटिंग होनी चाहिए, ना तो कोई भी लाइन आप कोई भी पॉइंट रिपीट करोगे। एक चीज़ जैसे पहले बता दी है ना, रिपीट नहीं करनी है, तो ये तो शायद पहले अंडरस्टूड होगा सभी को, है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं जनरेट होना चाहिए था। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ओके, जैसे हम केयर शीट में या पैसेज में लिखती है तो उसमें हम ऐसा क्या लिखें जो यार डिफेंस से कनेक्टेड हो। ओके, प्लीज़ राकेश। इससे पहले एक तो क्वेश्चन जैसे सर भी बता रहे थे कंक्लूजन का और इंट्रोडक्शन का, तो उसको आप कुछ इस तरीके से बाइफरकेट कर सकते हो कि 10% आपका इंट्रोडक्शन होता है, 10% कंक्लूजन, और बाकी 80% जो है वो आपका बनता है पूरी बॉडी, जो प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो जो पॉइंट्स वाली बात थी वो इस तरीके से आप समराइज़ कर सकते हो कि पॉइंट्स, अब क्योंकि आपको जस्ट 10% लिखना, तो वो पॉइंट्स नहीं होगा, वो एक और दो लाइन में आपकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है, एक से दो लाइन में आपका कंक्लूजन कंप्लीट होता है। दूसरी बात, जैसे अब डिफेंस की बात अगर आपको करनी है, तो आपको डिफेंस के पॉइंट्स जो है, डिफेंस के अलग अलग पॉइंट्स, वो पॉजिटिव पॉइंट्स वो आपको पता होने चाहिए। जैसे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हमारे क्या क्या काम चल रहे हैं डिफेंस के अंदर, उसके कुछ मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। देखो, जनरल सी बात है, सिंपल सी बात समझो, कंप्यूटर जो है वो हमारे वीडियो गेमिंग में यूज़ होता है, ये सब चीज़ें तो हर कोई बता देगा, लेकिन परसेंटेज कि भाई हम किस तरीके से अब धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। वो एक फैक्चुअल पॉइंट होता है कि भाई हाँ, इस बंदे ने कंप्यूटर के बारे में और डिफेंस के बारे में अलग से पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, अब जैसे और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कहो कि देश बहुत ग्रो कर रहा है, इससे अच्छा अगर आप ये कहो कि देश जो है अगले साल 6% के हिसाब, जीडीपी जो है देश की जीडीपी 6% के अकॉर्डिंग जो है बढ़ेगी, तो ये फैक्चुअल पॉइंट हुआ जो कि बहुत ही रेलिवेंट लगेगा और सामने वाले कमांडिंग ऑफिसर को भी लगेगा कि भाई हाँ, बच्चे ने अच्छे से पढ़ा। तो इस तरीके के अगर आप फैक्चुअल पॉइंट्स को ऐड करोगे तो वो रिलेटेबल लगेगा। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या मतलब पैसे जो हम लिखेंगे उसकी लेंथ मैटर करती है, मतलब जितना दे रखा है हमें उतना ही लिखना है, फिर थोड़ा कम भी लिख सकते हैं? ओके, देखिए मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। कभी आप जैसे आपसे कोई बहुत ज़्यादा बातें करता हो, बहुत ज़्यादा, तो ज़रूरी है कि आप उससे इम्प्रेस ही हों? कभी ऐसा नहीं हो कि आप बोर हो गए हों, हो जाते हैं? या जो बहुत थोड़ी सी बातें आपसे करते हैं तो कभी कभी आप उनसे भी इम्प्रेस हो जाते हैं?
किस चीज़ का फ़र्क होता है? फ़र्क होता है कंटेंट कितना सॉलिड है। तो आपके ना बातों में जान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप अपने मन से लिखे जा रहे हैं। थोड़ा सोचिए कि हाँ, ये रिलेवेंट कंटेंट है, मतलब रिलेवेंसी ज़रूर होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर टॉपिक है तो कंप्यूटर ही होना चाहिए, ठीक है? किसी और का कोई डाउट? एक चीज़ ये मतलब ध्यान रखना, जैसे आपने अभी बोला कि मतलब पैसेज जो है वो आपका क्या होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये मैटर करेगा डायरी का स्पेस, ठीक है? पहले दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए कि मेरे पास में केवल और केवल डायरी जितना स्पेस होगा मेरे भाई, आप उसको कितना लिखना चाहोगे, इंट्रोडक्शन कितना लंबा करोगे, पॉइंट कितना करोगे, कंक्लूजन कहाँ लेके जाओगे, ठीक है? बस इतना याद रखना। मैंने बोला, सर ने बोला कि भैया आपको कंटेंट लिखना है तो सॉलिड लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, लेकिन सॉलिड लिखो, कम लिखो, ठीक है? सर हम इस वाले पेज को ना उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, इतना हमें मिलता है। हाँ, ये बढ़िया है। आप सभी कन्वर्ट कर लीजिए। ऊपर से थोड़ी सी लाइन खींचिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरह का आप कन्वर्ट कर लें तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब तुम्हें इस लाइन को ऊपर नहीं लिखना है, ना तो इस लाइन के नीचे लिखना है, ठीक है? यहाँ पर एग्जामिनर यानी ऑफिसर के साइन होंगे, इतना ही स्पेस मिलेगा। तो यहीं पर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड मिडिल पार्ट जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है? तो सभी रेडी हैं? ओके, तो आपको मैं 10 मिनट दूंगा अप्रॉक्स। वहाँ भी 10 ही मिनट मिलेंगे। स्टॉप वॉच मैंने स्टार्ट कर लिए, तो आप सभी लोग लिखते रहना आराम से। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। वहाँ पे ऐसे ही होता है कि ऑफिसर्स भी बाहर चले जाते हैं, बैठे भी रहते हैं। आपको बिल्कुल भी कोई भी ना, देखो सबसे ज़रूरी चीज़ है पैसेज में प्रेशर वगैरह फील मत करना, आराम से सोच सोच के लिखना। 10 मिनट बहुत होते हैं। अभी आप लिख के देखोगे ना, आपके दिमाग में जितनी बातें हैं सब 1 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी अगर जल्दबाजी करोगे तो। इसलिए ज़रूरी है आराम से आप सभी सोच सोच के लिखेंगे। ओके, सो ऑल आर रेडी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थर्टी सेकेंड्स हैं आपके पास। जो भी कंप्लीट करना हो प्लीज़ कंप्लीट कर लें। स्टॉप राइटिंग प्लीज़, स्टॉप राइटिंग। तो ये तकरीबन 10 मिनट रहे आप सभी के। तो अभी इन बच्चों ने 10 मिनट में आपने देखा पूरा पैराग्राफ लिखा है। अब इन सभी के रिव्यूज़ लिए जाएंगे, सारे टीचर्स इनको देखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इसमें ऐड कर सकते हैं और क्या इन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा है तो उसे हटा सकते हैं। प्लीज़ सर। तो रचित, ये आपने लिखा है। अगर हम देखें इसमें तो आपने वो सारी चीज़ें फॉलो की हैं जो आपको अच्छे से गाइडलाइन बताई गई थी। आपने इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया लिखा है, एकदम परफेक्ट इंट्रोडक्शन है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी जो ग्रामर है वो भी अच्छी है, वर्ड्स का इस्तेमाल आपने बहुत अच्छे से किया है, सारे सेंटेंसेस सही तरीके से फ्रेम किए हैं। दिस इज़ टू गुड। तो थोड़ा सा हमें अपनी ग्रामर पे भी ध्यान रखना है कि कैसे हमें चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इज़, एम, आर, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आपने लिखी हैं। और सबसे बढ़िया बात कि आपने जो बीच वाले पॉइंट्स लिखे हैं, यानी कि कंप्यूटर्स कैसे हेल्प करता है, एक बार मैं सभी बच्चों को पढ़ के सुनाऊंगा ताकि सभी को हेल्प हो। इन्होंने लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखा है कि इन माय ओपिनियन दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर्स ऑफ द यूथ एंड सिटीजन्स ऑफ आवर नेशंस एज वेल एज होल वर्ल्ड। तो सबसे अच्छी बात इनकी है कि इन्होंने उन शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जो रफ कॉपी में लिखे गए थे, इन्होंने नए शब्द लिखे हैं। कंप्यूटर इज़ अ ग्रेट इन्वेंशन दैट हैज़ कम्प्लीटली रिवॉल्यूशनाइज्ड एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमीज़। ये बहुत अच्छी बात है सर, इकोनॉमीज़ वगैरह के बारे में भी ये बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसी तरीके से आपको भी सीखना है। कंप्यूटर्स आर हेल्पिंग इन वेरियस वेज सच एज ई लर्निंग, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन पेमेंट, ETC। हर एक एस्पेक्ट को इन्होंने कवर किया है, यानी कि लग रहा है कि हाँ
सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से इन्होंने फ्रेम किया। यूजिंग सोशल मीडिया वाया इंटरनेट हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन कंप्यूटर्स, बट अब इन्होंने नेगेटिव पॉइंट लिखे हैं। एज वी नो दैट एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, सो इन द सेम मैनर्स डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर ऑल्सो हैव सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स सच एज reduce physical development and given birth to various health problems, over addiction to people, some information may also get leak due to cyber crimes। तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिविटी भी हो गई। अब कंक्लूजन बड़ा अच्छा लिखा है चंद शब्दों में। सो एट लास्ट आई वांट टू कंक्लूड दैट कंप्यूटर हैव सो मेनी एडवांटेज इफ़ यूज्ड इन अ बेटर एंड रेस्पॉन्सिबल वे, कि अगर एक जिम्मेदार आदमी के हाथों में है तो इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव पॉइंट निकलेंगे। तो रजित, मेरी तरफ से तुम्हारा जो पूरा पैराग्राफ है एकदम ओके है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, ये बिल्कुल बढ़िया है। आगे अगर मैं बात करूं, हर्ष चौहान आप हैं, तो मैं जैसे देखो रजित ने जो लिखा है ये बड़ा ही इम्प्रेसिव है। अब मैं इससे कंपेयर करता हूं तो आपकी में क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहला ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जैसे आप भी शायद एक ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे कि एज यू वी आर लिविंग इन साइंस, एज यू वी आर, तो आपको एक ही चीज़ यूज़ करनी है कि एज यू आर लिविंग या फिर एज वी आर लिविंग, एक ही होना चाहिए, रिडंडेंसी हो गई। उसके बाद आपने साइंस टेक्नोलॉजी लिख दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। सो कंप्यूटर हैज़ ऑल्सो, कंप्यूटर इज़ मोस्ट डिमांडिंग इन प्रेजेंट टाइम, मतलब ये कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऑन इंक्लूड करनी चाहिए थी। आगे मेरिट्स और डीमेरिट्स आपने बड़े अच्छे लिखे हैं, नो प्रॉब्लम। मोर इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी चाहिए थी कंक्लूजन में। जैसे कंक्लूजन में आपने लिख दिया कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन्होंने भी वही बात लिखी है रचित ने, लेकिन इन्होंने बता दिया कि सिक्के के दो पहलू से आपका अर्थ क्या है, क्योंकि सिक्के के दो पहलू तो एक कहावत है, आपको ये बताना चाहिए कि यहाँ पे उस बात का क्या मतलब है। समझ गए आप मेरी बात को? तो हर्ष चौहान आपको इन बातों को ऐड करना है, बाकी सभी बच्चे भी इस बात का ध्यान रखें। अगर आप किसी भी फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा अच्छा होता है फ्रेज़ का इस्तेमाल करना कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसका यहाँ ये भी बताइए कि इसका यहाँ पे क्या मतलब है। ठीक है, ओके सर, प्लीज़। मुबारक खान, आपकी कमियां मैं बताऊं तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जो आपने टॉपिक डाला है ना, ये टॉपिक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टॉपिक तो ऑलरेडी आपका ऑफिसर बोल ही चुका है ना, डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर, तो भैया टॉपिक डालने की ज़रूरत नहीं है। बचा हुआ जो नाम डाला है बिल्कुल सही है, क्योंकि नाम की जगह वहाँ पर चेस्ट नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक नहीं डालना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शंस पे। तो इंट्रोडक्शंस बढ़िया लिखा है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही आपकी पॉजिटिव नेगेटिव थॉट दोनों बेहतर हैं। अब कंक्लूजन में अगर बात करें हम लोग, तो कंक्लूजन में भाई मेरे कैंडिडेट ये है इसमें कि कंक्लूजन जो है वो आपने केवल और केवल एक या दो सेंटेंस बनाया है। अगर आप इस टॉपिक को कंक्लूड करोगे तो वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 10 मिनट से ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। इसको आप उसी हिसाब से देखोगे कि पॉइंट हमें कौन से लिखने होंगे, कौन से नहीं। मैंने शुरुआत में भी बोला था आपसे कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन को आपने 2 सेंटेंस में ख़त्म कर दिया, आपका नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे बन गया। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि भैया आपको टॉपिक नहीं लिखना है। ठीक है, टॉपिक आप नहीं लिख सकते हो, समझे कैंडिडेट? क्लियर है सभी को? Okay, so this is yours. So first you have to be careful to write down your name because you have not mentioned over here, right? So first of all, when you are going to write down any particular topic, so before writing you have to mention your name, because sometimes in hurdle we forget it because this is a negative impression, right? Second, when you are going to write down introduction, so you may mention it is my topic. So today is my topic computer, right? So this one line you have to write down. As I just told you, you avoid writing numbers 1, 2, 3, 4, right? And second, where you last your line, so there should be no way writing this line type. As you see, we have written here and in the middle of we have started. So this is the really wrong way to write down any particular line, right? Second, conclusion should be more than 4 lines or 3 lines. In my opinion, this is or this is. He wants to know what you have learned from here. आपने सीखा क्या है यहाँ से, वो आपको बताना है. Positive और negative points, so you have discussed above the conclusion. So you have to write down. And one thing you have written really good, it can free up our minds to become more creative. So this is awesome. So on this, you may use some examples. There are many sites
which help us to boost up our knowledge, our child's creativity like this. So these kind of thoughts you also mentioned here, right? Above all, this is nice and need some improvement. Okay. आर नाम से है, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, ठीक है। देखो, कंप्यूटर के बारे में आपको लिखना था, डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर। यहाँ पे जो है ना प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिसिंग है, ठीक है। आपने कुछ लाइन प्रोस की ही इंट्रोडक्शन में लिख दी। अगर सिंपल सी बात कहें तो डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर के बारे में बताना है। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर इज़ ए ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च, इस तरीके से कि भाई आप उसके बारे में बता रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके बारे में पूछा कि आप अपनी इंट्रोडक्शन दो, आप अपना नाम बताओगे, 10th 12th बताओगे। ये नहीं कि भाई मैं ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ, वो बात बाद में आती है। तो सिंपल इंट्रोडक्शन मतलब सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में ही बताना है। 1-2 लाइन में उसको कंक्लूड किया। उसके बाद जैसे मैंने आपको फैक्चुअल पॉइंट्स के बारे में बताया था, जैसे यहाँ पे एक इस भाई ने लिखा है कि इट इज़ वेरी यूज़फुल इन सेविंग आवर टाइम इन शॉपिंग, पेमेंट एंड मैनी अदर थिंग्स। यहाँ पे अगर आप कुछ एप्लीकेशन के बारे में, ऐप्स के बारे में अगर बता देते, या फिर किस तरीके से हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है उन चीज़ों से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन लास्ट 10 years, just before 10 years, we were not able to shop online. There were no platforms, e-platforms like Amazon and all that. But now we do have options like Amazon, like Flipkart, and now by sitting just in our bedroom, just by sitting in our bed, we can place orders and get all the things like groceries, like clothes at our home. तो इस तरीके से अगर आप जो है एग्जाम्पल लेके, फैक्चुअल पॉइंट्स को लेके, रियल एग्जाम्पल्स को लेके करोगे तो उसमें लगता है कि भाई हाँ, इसने जो है चीज़ों को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व भी किया हुआ है। अब अगर आप देखोगे तो एक यूट्यूब में एक आता है यूट्यूब किड्स, वो भी एक तरीके का जो है एक एडवांसमेंट है यूट्यूब में ही, कि किस तरीके से बच्चों के अंदर, जैसे इसने लिखा है हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो हेल्थ प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन सकता है जैसे यूट्यूब किड्स हुआ। वहाँ पे क्या है, आपको शुरुआत में पूछ लिया जाता है कि भाई कौन जो है लॉगिन किया हुआ है। अगर किड्स है तो उसी के अकॉर्डिंग ही जो है वहाँ पर पॉइंट्स आते हैं। तो इस तरीके की फैक्चुअल पोजीशन अगर आप डालोगे तो ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी लगती है और आपका पॉइंट भी ज़्यादा वैलिड लगता है। लास्ट अगर बात करूँ कंक्लूज़न की, तो कंक्लूज़न में देखो, जैसे सर ने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव से शुरू करते, वो नेगेटिव होता नहीं है असल में। नेगेटिव असल में क्या है कि भाई इस टाइम पे हम उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। नेगेटिव यूज़ नहीं है, नेगेटिव लाइन को लिखते हुए कि भाई हाँ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, पर अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करें, फॉर एग्जांपल ब्लू लाइट फ़िल्टर का अगर हम यूज़ करें, जैसे ब्लू लाइट फ़िल्टर होता है एक एप्लीकेशन, उससे क्या है स्क्रीन पूरी ब्राउनिश हो जाती है, आंखों पर असर कम पड़ता है। जहां हम 1 घंटे फ़ोन को देख सकते हैं, हम 3 घंटे भी फ़ोन को देखेंगे, हमारी आंखों में दर्द नहीं होता। तो इस तरीके के यूजेस को बढ़ावा देते हुए अगर अपने कंक्लूडिंग लाइन को कंप्लीट करेंगे तो वो ज़्यादा पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल आप मेरी फैक्चुअल पाथ को समझ गए होगे, वो अगर ज़रूर जोड़ोगे तो आपके जो है पैराग्राफ में एक हैवीनेस लगेगी, भाई हाँ इसने अच्छे से ऑब्जर्व किया हुआ चीज़ों को, ठीक है। थैंक यू। तो आप सभी ने देखा कि इन सभी के पैसेज के बारे में बात हो गई है, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बेहतर तरीके से सीख पाए होंगे कि एक पैसेज कैसे लिखना है। अच्छा, आप सभी एक बात बताइए, जैसे जब आप पहली बार लिख रहे थे और अगर आप अगला पैसेज लिखेंगे तो क्या आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस शायद ज़्यादा होगा? बिल्कुल। तो एग्जैक्टली आप सभी जो वीडियोज़ देख रहे हैं ना बच्चे, आप सभी मैं मानता हूँ फ्रेशर थे, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस नो डाउट बढ़ जाएगा। तो पैसेज की बात हो चुकी है, अभी हम नेक्स्ट चलेंगे जीडी पे। ऑल आर रेडी? तो ओके, रिसेंट टॉपिक आता है, जैसे चाइना ने अभी स्मार्टफोन बच्चों के लिए 2 घंटे के लिए लगा हुआ है, तो वो कॉन्क्लूजन में लिखा जाए या फिर लिखा ही नहीं जाए? इसको आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि एक तरीका ये हो सकता है, या फिर आप इसको कंक्लूजन ना लिख के बीच में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ये एक तरीका हो सकता है इस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करने का, ठीक है। तो कंक्लूजन में ना लिख के बीच वाले पार्ट में शामिल करें आप इसको कि ये एक तरीका हो सकता है इस चीज़ को बेहतर यूटिलाइज करने का। बीच वाले में मेरिट्स डिमेरिट्स लिख के उसके नीचे, हाँ बिल्कुल, एक लाइन लगा के लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर कोई चीज़ मान लीजिए मेरिट्स और डिमेरिट्स में नहीं आ रही है तो उसको एक लाइन नीचे करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे डेली के अगर कुछ टॉपिक अगर आप लिखते रहोगे ना, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बीच की बॉडी, हर रोज़ कुछ ना कुछ टॉपिक लिखो। जैसे आपके सामने ये पैराग्राफ का ये जो चल रहा है अभी इस टाइम पे तैयारी का, इसके ऊपर भी एक टॉपिक लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर खुद से कोशिश करोगे हर रोज़ कम से कम 10 मिनट की प्रैक्टिस, आप देखोगे 10वें दिन ही आपकी प्रैक्टिस जो है बढ़ जाएगी। तो
अभी तो ये काफ़ी सारी वीडियोस आप सभी के बीच में आएंगी ही, लेकिन आप जानते हैं कि टॉपिक बहुत सारे होते हैं, तो बाकी बचे हुए टॉपिक विशाल सर आपको प्रॉपर क्लासेस के मीडियम से कवर कराएंगे कि सारे ये टॉपिक हैं, बोर्ड पे दिखाएंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, ओके। तो अभी जीडी स्टार्ट करते हैं। जीडी के बारे में सारा सब कुछ आपको विपिन सर गाइड करेंगे, क्योंकि विपिन सर को एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इन्होंने बहुत सारे जीडी अटेंड किए हैं, असिस्टेंट कमांडेंट के और भी एसएसबी अटेंड किए हैं। तो जीडी में क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, और सर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे कि बैठना कैसे है, बॉडी का आपका पोस्चर कैसा रहना चाहिए, सारी चीज़ें महत्व रखती हैं। तो केवल जीडी ये नहीं है कि आपका बोल क्या रहे या कितनी अच्छी आपकी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी क्वालिटीज़ की ज़रूरत है। आपको एक ग्रुप में काम करना पड़ेगा, आपके अंदर वो चीज़ें हैं कि नहीं है। तो विपिन सर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ विपिन सर। So how is the JOS, students? Hi sir. Really high? How is the JOS? Hi sir. Okay. So first of all, when you are going to start your GD, so before starting GD, we need to focus some dresses code. Like आप फॉर्मल डार्क पैंट पहन सकते हैं एंड डार्क नेवी ब्लू शर्ट पहन सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, शर्ट लाइट हो सकती है आपकी, वाइट स्काई ब्लू हो सकती है, डजेंट मैटर, वट एवर योर चॉइस, वट एवर यू हैव यू मे वियर, ठीक है, बट इट शुड बी नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट, फॉर्मल शूज, सेम बेल्ट यू मे वियर। नेक्स्ट, मिड कॉट शॉक्स, छोटे मोजे नहीं होने चाहिए, वो आप वियर कर सकते हैं। और इफ़ यू हैव नो टाइम टू चेंज देन ड्रेसेस, you may wear over their lower or t-shirt, but be careful, your lower and t-shirt should not be very hard and attractive, right? In color combination I am talking about right now, right? चलिए, so I am going to start GD classes. आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो टी शर्ट होनी चाहिए वो आपकी कॉलर की होनी चाहिए, ठीक है, राउंड नेक नहीं होनी चाहिए, ना ही वी शेप में, ठीक है। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है ना कि ये सारे फॉर्मल कपड़े वगैरह इतना टाइम मिल नहीं पाएगा, क्योंकि फिजिकल के तुरंत बाद आपका जीडी स्टार्ट हो जाता है, तो लोअर और टी शर्ट में ही आपको रहना है। वो बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं होने की चाहिए कि ज़्यादा अट्रैक्टिव लाल कलर का पहन लिया है, ऐसी कुछ चीज़ें अवॉइड करना, अपना कूल वाला जैसे ब्लू हो गया नीले कलर का, ये सब चीज़ें, ठीक है। ओके Okay, body language, first you have to sit, everybody knows very well, sit erect like this. Over there you will not get a table in front of you, you will get a chair, pad chair. So I would like to suggest you this type of instruction in Hindi. तो मैं आपको थोड़ा बैठ के दिखाता हूँ, तो थोड़ा आप इस तरीके से कंफर्टेबल यू विल सिट, लाइक आर यू एबल टू लुक एट मी राइट नाउ? यस सर। सो इस तरीके से आप बैठ सकते हैं, दिस में बी राइट, देयर शुड बी अ पैड चेयर एंड यू मे राइट डाउन देयर, सो यू आर स्टैंडिंग वे लाइक दिस, बी कंफर्टेबल, दिस इज नॉट द राइट वे, बी कंफर्टेबल, राइट। योर ऐसे नहीं करना है, बॉडी का मूवमेंट नहीं करना है, और ये बिल्कुल नहीं करना है, या फिर ये बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, राइट। इफ़ यू आर अनकंफर्टेबल देयर, सो यू मे ऑब्जेक्ट योर इंस्ट्रक्टर, सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट टाइम इफ़ यू हैव कफ यू मे टेक वाटर विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, देयर ऑर्डर। नेक्स्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। इफ़ यू आर लुकिंग एट समवन, राइट, अगर आप किसी की तरफ देख रहे हैं तो आपके देखने का तरीका फोरहेयर होना चाहिए, ना कि आप किसी की गर्दन देख रहे हैं, चेस्ट देख रहे हैं, या फिर आप इफ़ आई एम लुकिंग एट हिम, सो ऐसा नहीं है मैं उसकी तरफ देखकर फिर ऐसे देख रहा हूँ, राइट। जब तक वो आदमी अपनी बात कंप्लीट नहीं कर लेता, यू हैव टू लुक एट हिम प्रॉपरली in a decent way. There are lots of ways in making eye contact. So first you may see eye contact, forehead, right, this one. Second, facial expression. When he is opposing you, it is his point, not your fault. If he is opposing you while speaking some sentences, if he is not agreed with you, अगर वो आदमी आपसे सहमत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ हिज टर्म्स, वो उस व्यक्ति की टर्म्स होगी, आपको फिर भी पोलाइटली उसकी तरफ देखना है। ओके सर, इफ़ ही इज़ अपोजिंग यू, ओके ओके फ्रेंड्स, यू मे से। नेक्स्ट, कंट्रोल हैंड्स मूवमेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपको अपने जो हैंड्स का मूवमेंट है वो आप इस तरीके से रख सकते हैं, राइट, इस तरीके से रखिए, फिर आप ऐसे, फिर ये मूवमेंट हो सकता है, ये मूवमेंट हो सकता है, बस इतना आप कर सकते हैं। ये एक मूवमेंट हो सकता है, ये मूवमेंट हो सकता है। देखिए सर, गर्दन को आप हल्का बेंड कर सकते हैं, देखिए सर, दिस, ठीक है। या फ्रेंड्स, आई एम एब्सोल्युटली एग्रीड विथ यू, यू हैव राइट, बट अप टू सम एक्सटेंट आई एम नॉट एग्रीड विथ यू, यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दिस पार्टिकुलर टॉपिक, राइट, but according to me sir,
I would like to suggest many examples या some examples on it. मैं भी अपने कुछ एग्जाम्पल सर इस पर देना चाहता हूँ, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। आप फिर अपने एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकते हैं। आप ये कभी नहीं बोलेंगे वहाँ पर यू आर रॉन्ग, ये वर्ड आप भूल कर चले जाएंगे यहाँ से, ये आपको यूज़ ही नहीं करना है कि यू आर रॉन्ग। नो, नो और यू आर रॉन्ग आप समझिए आप नहीं जानते, ये होना ही नहीं चाहिए। तो ये हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे जो मतलब आपको फॉलो करने हैं। तो ये आप ना प्रैक्टिस, देखो ये ऐसा नहीं कि आपने सुना और वो याद हो गया, ये आपको अकेले में भी बैठ बैठ के प्रैक्टिस करना होगा। आपको अपनी गर्दन का मूवमेंट देखना होगा। इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू सो आई एम लुकिंग, सो या सर यू आर सेइंग राइट बट आई हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट, राइट। और मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया, और फिश मार्क नहीं बनाना है, वो भी बोला है, आपको बोलने देना है लोगों को। इफ़ यू अलाउड समवन टू स्पीक आउट then they will give you a chance. Sometimes we are speaking a lot but we are not selected because we are dominant, because teamwork. Today we are allowing someone to speak out, it means they know very well he will give chance another person that time, right? So ये हमारी चीज़ें देखी जाती हैं वहाँ पर, जो आपको रियली फोकस करनी है अपने बॉडी मूवमेंट पर। नॉलेज से भी ज़्यादा है आपका वहाँ बिहेवियर, जो कि आपको अपने कंट्रोल में रखना है, राइट। अनकंफर्टेबल है, आपको कफ आ रही है, आप बिल्कुल ओपनली बोलिए सर सॉरी सर आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई नीड सम वाटर, मिलेगा आपको। आप इंट्रोडक्शन के नाम पे बस ये बताना है आपको कि माय नेम इज़ दिस, और आपको अपना टॉपिक शुरू कर देना है सर। मतलब इस चीज़ से ना, ये तो सर जैसे आप बाकी जीडी का पार्ट बता रहे हैं, लेकिन यहाँ की जीडी में ये बात ख्याल रखनी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे घर में कितने भाई बहन हैं, माता पिता कौन है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हटा देना, ठीक है। बस अपने नाम से ही शुरू करना है कि माय नेम इज़ दिस, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, एंड वी आर हेयर टू पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप डिस्कशन एंड आई एम कंटिन्यूइंग माय पॉइंट, ठीक है। ऐसे करके कि मैं यहाँ पे एक ग्रुप डिस्कशन में पार्ट करने आया हूँ और मेरा पॉइंट ये है, ओके। बिल्कुल। तो आपको ना देखो चीज़ों को, अब हम ना स्टार्टिंग से परफेक्ट होके नहीं जा सकते। समटाइम्स वी हैव टू रन आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन क्या कहते हैं, सपोज गिरेगा, आपको वहाँ ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है कि भाई आप पूरा बताइए, तो आप फोकस कर लेना। अदरवाइज किसी को ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है कि यू नीड नॉट टू डिस्क्राइब द होल फैमिली हियर एज सर टोल्ड, तो आपको नहीं करना है वो। सिंपली आप अपना नाम बता सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं और कहाँ से हैं आप, नॉर्मली इतने पे आप बोलकर ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बार आपसे क्या होता है, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स पूछ ले जाते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स पूछ ले जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है साइड बाय साइड। किसी ने आपका पेजेस उठाया और आपसे पूछ लिया, ओके दिस इज़ योर हॉबी, ओके क्या जानते हैं आप इसके बारे में। ऐसा मतलब रेंडमली हो जाता है बहुत बार, मेरे से भी पूछा गया था। ओके बुक्स पढ़ना आपकी हॉबी है, कौन सी बुक पढ़ी है रिसेंटली, ये क्वेश्चन मेरे से पुट किया गया था इनडायरेक्टली। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन कि ये भी पूछा जाएगा, लेकिन हो जाता है बहुत बार, वो ना चाह कर भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारा जीडी रहेगा। उसके बाद सबसे पहले, नाउ सर आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई जीडी, सो thank you for giving me a chance to speak among you and in repeated terms और in front of you। आप इस टाइप के सेंटेंसेस लिख लीजिए, और ये ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, और 10 बार बोलेंगे तो आप नेचुरल हो जाएंगे। लेकिन इनकी एक बार आपको लिखकर प्रैक्टिस जरूर करनी होगी कि आपका जीडी का जो फॉर्मेट होगा। सो टुडे इज़ माई टॉपिक एंड आई एम थैंकफुल टू माई respected sirs and all friends who are ready to listening me very carefully. So this is my topic. I am going to start dependency on computer. So according to me, computer is a part of machines by the help of which we can get many information. इस तरीके से आप बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है और आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, तो पहले आप अपना सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, देन आप अपनी बात को उधर ही स्टॉप करके उसको, ठीक है, सुनेंगे ध्यान से। ये जीडी का सबसे प्रमुख पॉइंट होता है। ऐसा नहीं कि आप उसको चांस ही नहीं दे रहे, क्योंकि वो भी ये बात समझ कर बैठा है कि वे मैं फिश मार्क नहीं बनाऊंगा, और आप उसको आगे बोलने नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके 2 सेंटेंसेस स्टॉप कर दीजिएगा, वो आपको ये नहीं देख रहे कि ये आदमी ज़्यादा बोलेगा तो इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, वो ये भी देख रहे हैं साथ में बैठ के कि आप उनको चांस ही नहीं दे रहे हैं। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, रुक जाइए। अब थोड़ा सा जीडी के बारे में आपको जानकारी दे दें। जीडी जो है वो आपकी प्रॉपर जीडी का जो टाइमिंग होता है वो होता है लगभग 10 to 15 मिनट्स, ठीक है।
10 से 15 मिनट। ये टाइमिंग जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे। जैसे मान लो अभी आप लोग यहाँ पर 5 मेंबर्स हैं, वहाँ पर हो सकता है 9 हो, 12 हो, 10 हो, 15 हो। ये डिपेंड करेगा जितने मेंबर्स हैं उतनी आपकी टाइमिंग होती है, ठीक है। पहली चीज़ आपको एक याद रखना है, आपको क्या, वो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन करें या नरेशन करें, नरेशन का मतलब है जब आपके पास में 1 मिनट का टाइम होगा, उसमें से 20 से 25 सेकंड में आप इंट्रोडक्शंस करोगे अपना स्वयं का, इसके बाद में नरेट करोगे टॉपिक को, तो आपको ऑफिसर को नहीं देखना है, ठीक है। ऑफिसर को तो ये कहो कि पूरी जीडी में यानी ग्रुप डिस्कशन में नहीं देखना है, बशर्ते देखना बस उसको तभी है जब वो आपको इंटरेक्ट करता हो, कहीं पर भी इंट्रक्शन देता हो तब, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग कि जीडी की टाइमिंग क्या होगी। तो जीडी की टाइमिंग मैंने बताई थी ऑलरेडी, डिपेंड करेगा मेंबर्स पे। हाँ, याद रखो कि जीडी में आपका इन्वॉल्वमेंट अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 टाइम्स होना चाहिए। याद रखना, ऐसा नहीं है कि आप एक बार बोल चुके हो फिर आपने बोला ही नहीं है तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि 3 to 4 टाइम्स इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आपका जीडी में। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम लोग बैठे हैं, हम लोग आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दूसरे को भी चांस दो, लेकिन इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। क्या पता कि वो सामने वाला कैंडिडेट जो है वो आपसे बेहतर कम्युनिकेशन स्किल उसके पास में हो। वो क्या कर रहा है, मान लो उसने अभी 2 पॉइंट्स बोले, 30-35 सेकंड को ले गया। अब सामने वाला कैंडिडेट उसके सामने बोलने की कोशिश कर रहा है, वो हो सकता है वो भी 20-25 सेकंड ले गया, फिर वो दोबारा से क्या कर दिया, फिर उसने एंटर कर दिया डिस्कशन में, तो आपको वो टाइम नहीं मिला। तो कोशिश ये करना है कि भैया आपको भी टाइम देना पड़ेगा, याद रखो। ऐसा नहीं करना है, मतलब मैंने साफ साफ बोल दिया 3 to 4 टाइम्स आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कंटिन्यू आप इन्वॉल्वमेंट ना करो, बेहतर है, क्योंकि आपसे स्किल्स पे ज़्यादा यानी कम्युनिकेशन स्किल पे ज़्यादा जो है वो आपको फोकस करती है कि आपका नेचर कैसा है, कि आप किसी को सपोर्ट करते हो, दूसरे को सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, ये चीज़ें हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि फिश मार्केट क्रिएट हो जाती है कभी कभी, ये सबसे बड़ा उसमें एक हमारा काम रह जाता है कि भैया फिश मार्केट क्रिएट हो गई। मान लो आप बहुत ही गजब की इंग्लिश बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन गजब का है, सामने वाले का भी है, आप दूसरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। अब उसको हैंडल कैसे करना है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हाउ टू हैंडल फिश मार्केट, है ना। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ काम करना है, ये काम करना है कि जब कोई कैंडिडेट जब अपनी लास्ट स्टेज पे हो, यानी कि जब उसकी वॉइस जो है थोड़ा सा स्लो हो जाए, डाउन हो जाए, वहाँ पर आप अपने पॉइंट्स को रखो। और याद रखना, जब पॉइंट रखने होंगे ना तो आपकी आवाज़ जो होनी चाहिए वो लाउड होनी चाहिए, जिससे और जो कैंडिडेट हैं वो आपको सुने, और क्लियर भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कंटिन्यू बोल के जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं बन पा रहा है। ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है मेरे भाई। तो लगभग 15 मिनट आप मान के चलो, यहाँ पर तो केवल 5 लोग हैं, तो ये तो आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पर 5 लोग हैं, तो यहाँ पर तो मैं अभी डिस्कशन बहुत ज़्यादा 7 मिनट, 6 मिनट या 8 मिनट ही कर पाओगे। मैं ज़्यादा इस चीज़ को अगर बढ़ाऊंगा लेंथ तो 10 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट से ज़्यादा आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप अपने फेयर सीट में इतना भी मैटर आपने लिखा भी नहीं होगा, ना ही आपके पास में इतना कैप्चर हो पाएगा। कोशिश करोगे कि भैया मेरे पास में इतना मैटर होना चाहिए, इतना कंटेंट होना चाहिए कि मैं 15 मिनट तक वहाँ पर रह पाऊँ। और लगभग ऑफिसर की नज़र में तभी आओगे जब आप 3 से 4 बार इन्वॉल्वमेंट करोगे डिस्कशन में। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अब इसमें आता है कंक्लूजन, कब करना है, कैसे करना है। जब फाइनल हो जाए 3 to 4 टाइम्स ऑलरेडी सभी कैंडिडेट्स बोल पाए उस चीज़ को, तो आप कहोगे देन आई विल कंक्लूड दिस टॉपिक्स दिस। कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन मैंने बता ही दिया है, कॉम्प्रिहेंसिव समरी होगी, कुछ आर्गूमेंट्स आपके जो क्लोजिंग आर्गूमेंट होंगे उनको रखना होगा। ये आपका कुछ सीन रहा किसका, जीडी का, ठीक है सर। यू तो वैसे तो सर ने सारी बातें बता दी हैं, बट मैं आपको अपना एक पर्सनल जीडी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं बीटेक के लास्ट ईयर में था और हमारा कंपनी में प्लेसमेंट चल रहा था। तो मैं बिल्कुल सच बताऊं, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। बाकी जो बच्चे थे, मतलब लिखने वाली इंग्लिश ठीक थी, पढ़ने वाली अच्छी थी, बट बोलने वाली अच्छी नहीं थी। तो जीडी स्टार्ट हुआ, बाकी सारे बच्चे अपने पॉइंट्स रखने लगे। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि चल क्या रहा है, लेकिन मुझे लगा कि माहौल वहाँ पे एग्रेसिव हो गया। दरअसल 2 चीज़ें होती है, एक जीडी और एक डिबेट। तो जीडी है ग्रुप डिस्कशन, कि हम डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक पे, और डिबेट का मतलब होता है बहस करना। जैसे आपने देखा होगा शाम को शो आते हैं पॉलिटिक्स के, तो वो एक दूसरे की बात काटते हैं, एक दूसरे से सहमत नहीं होते। तो डिबेट पे नहीं जाना है हमें, किसी से ये तो कहना ही नहीं है कि हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। हमें ये कहना है कि ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट मेरा पॉइंट ये है, और बहुत ही लीनियंट वे में, मतलब एक बहुत ही स्मूथ वे में कहना है। एग्रेसिव नहीं हो जाना है किसी पे भी, नहीं तो वो एक टीम वर्क नहीं रह जाएगा। तो वो सब चीज़ें चल रही थी, टॉपिक चल रहा था,
मुझे नहीं समझ में आया कुछ भी। जब बहुत ज़्यादा बहसबाजी शुरू हो गई तो मैंने बस इतना कहा कि प्लीज़ गाइज कीप काम, टेक इट इन अ वेरी स्मूथ वे। और मैं आपको सच बताऊं तो उन 8 बच्चों के ग्रुप में से केवल 2 बच्चों का सिलेक्शन था जिसमें मेरा भी नाम था। तो कभी कभी मतलब ये मैटर ही नहीं करता कि आप क्या नॉलेज लेके आए हैं, क्या उसमें बोल रहे हैं, क्योंकि जीडी में वो बच्चा आया जिसने ऑलरेडी रिटन एग्ज़ाम पास कर लिया है, तो नॉलेज तो उसके पास है, उसने पैराग्राफ लिख लिया, नॉलेज उसके पास है। कुछ क्वालिटीज़ देखी जाती हैं कि आप टीम वर्क कैसे करेंगे, कल को आप में लीडर बनने की क्वालिटी है या नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेना है एक। तो दूसरा, अभी जब आप जीडी स्टार्ट करेंगे ना, जैसे आपने जब पैसेज लिखा होगा तो पता नहीं चला होगा ना 10 मिनट कहाँ चले गए। 10 मिनट एक बहुत छोटा टाइम लगेगा आपको, अब टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको लगेगा यार ये टाइम जाता क्यों नहीं है, तो आपके पास पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे। मैं पॉइंट्स का एक सबसे अच्छा तरीका आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ये भैया बोल रहे हैं, ये सर बोल रहे हैं, और इन्होंने जहां बात को छोड़ा आपको तुरंत वहीं से बात को स्टार्ट करना है। ये एक बेहतर कनेक्टिविटी होती है। जैसे ये बोलेंगे कि मान लो फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये हमारी आदतों को ख़राब करता है, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि ओके ब्रदर, आई एम एग्रीड विद योर पॉइंट, बट माई पॉइंट इज़ कि जैसे सर ने आपको बताया था एक पॉइंट कि कोई भी आदत ना हमेशा के लिए गंदी आदत होती नहीं है, अगर हम चाहें तो इसको सुधार सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्वालिटीज़ में क्या फ़र्क आया, इनकी सोच ये दिखाती है कि कोई भी आदत परमानेंट गंदी आदत होती है, और आपकी सोच ये दिखाती है कि कोई भी आदत परमानेंट गंदी आदत नहीं होती है। अब जैसे इन्होंने कहा तो हो सकता है आप इनकी बात से सहमत हों, तो आप बोलेंगे यस ब्रदर, आई एम एग्रीड विद यू एंड यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट, एंड माय पॉइंट इज़ कि अगर हम चाहें तो हमारे फ़ोन में या कंप्यूटर में एक वो आता है, स्क्रीन टाइम आता है कि हम अपने फ़ोन को इतनी देर यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसका यूज़ ऐसे कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के स्मूथ वे में चलना है, और पॉइंट्स कैसे निकालने हैं सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ओके, चलिए सर। लास्ट वन थिंग, डोंट थिंक कि आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश है तभी आप सेलेक्टेड होंगे। अगर उनको ये डिमांड होती तो वो स्पोकन वाले बच्चों के लिए नोटिफिकेशन निकालते, आप लोगों के लिए नहीं निकालते। बहुत बार हम बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन हमें कोई फ्रेज याद आ रही है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको वो इंग्लिश में ही बोले तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। आप उस फ्रेज को उस समय हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं, राइट। एज यू नो वेरी वेल, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बट आई स्पोक्स अप टू सम एक्सटेंट हिंदी। अच्छा लगा, ठीक है। तो ऐसा सोच के बिल्कुल नहीं जाना कि मेरे को फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है या मैं अटक गया हूँ, डजेंट मैटर। आप वहीं से हिंदी में एक सेंटेंस स्टार्ट करके तब तक आप अपने आप को कूल कर लीजिए, काम कर लीजिए, अगेन स्टार्ट इन इंग्लिश, स्पीकिंग इन इंग्लिश। क्लियर। सो टीम वर्क इज़ द बेस्ट थिंग। आप जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हैं स्पीकिंग इंग्लिश, कॉन्टिन्यूसली यूज सम वर्ड्स इन हिंदी एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, राइट। ठीक। डिफेंस में एक वर्ड होता है प्रीचर, जो हर बात पे ज्ञान बहुत ज़्यादा देता है। आपको ध्यान रखना है कि डिस्कशन के टाइम पे या जब भी आप कुछ बोल रहे हैं, डोंट मेक योरसेल्फ कि भाई आप प्रीचर हैं, ठीक है। वो मंदिरों में या फिर आपके पॉलिटिक्स में उधर अच्छा लगता है, यहाँ नहीं, ठीक है। एज अ ग्रुप डिस्कशन और एज ए कलीग अगर आप अपने साथ वालों को सोच कर चलोगे तो वो जो प्रीचर वाली बात है वो आपकी बातों में आएगी ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, ये लास्ट में बाकी सारे टीचर्स ने बहुत सारे पॉइंट बता दिए हैं जो कवर हो चुके हैं। प्रीचर नहीं बनना, बस ये चीज़ ध्यान रखना। आप जैसे कई बार जो है ना, जैसे एसएसपी में होता है ना एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, तो उसमें आपको एक वर्ड दिया जाता है और वर्ड के ऊपर आपको जो है जल्दी से एक सेंटेंस लिखना होता है, विद इन आप कुछ सेकंड्स ही आपको उसके ऊपर मिलते हैं। तो वहाँ से बच्चे के नेचर का बड़ी जल्दी पता लग जाता है कि उसके दिमाग में अचानक स्पॉन्टेनियस क्या बात आई है, ठीक है। वहाँ से एक चीज़ निकल कर आती है कई बार कि भाई जो है ना, कोई बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान बहुत ज़्यादा है, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। आपको अपने टू द पॉइंट ही रहना है हर एक चीज़ पर, और रेलिवेंट पॉइंट्स के साथ ही कि भाई आप सामने वाले से अगर डिसएग्री हो रहे हो तो अपना पॉइंट जेंटलमैन की तरह, ठीक है, वो जेंटलमैन की तरह अपने रखना है, ठीक है। थैंक यू। Are you ready? Are you ready? So we are going to start our GD part, and first of all you have to talk about yourself like introduction, and this introduction should be very small in 1 or 2 lines. Okay, so please start. Jai Hind everyone, my name is Rishabh and I am from Agra, Uttar Pradesh. I belong to Agra, Uttar Pradesh. I have completed my class 12th in 2022 with 81% marks. Currently, I am pursuing BSc from SD Vadhavar College. My hobbies are playing cricket and listening broadcasts and reading geopolitics.
So the topic given to us is dependency on computer. As we know that the time of today is digital time. As we know that everyone uses social media and everyone has a social media account, and using computer is very useful to us because it saves a lot of time, and it is very useful like e-governance and many other things which can benefit our and like in many ways, like getting information and taking education. The people who are living in remote villages, they can also take education from their homes. So we can say that if we use computer in a very limitations and a very limited source, it can benefit us in very lot of way. Thank you. Good morning, everyone. My name is Bhavendra. I am from Agra, Uttar Pradesh. Basically, I have completed my 12th from UP board and now I am pursuing graduation from Pandit Srivachar Sharma University. There are 6 members in my family. My hobbies are playing cricket and playing volleyball. Now I would like to tell you about the topic which has been assigned to us. The topic is dependency on computer. Computer is a machine. By using it, we can communicate and deal with everyone. Jai Hind everyone, my name is Arshwan. I am from Samli, Uttar Pradesh. I have done 10-12 from SSI Samli. My father is a farmer and my mother is a pious lady. There are 5 members in my family. We are 2 siblings. My hobbies are playing cricket and running daily in the morning. I want to join in a force because it is my childhood dream and it's given me opportunity. Today we are discussing on the topic is dependency on computer. As you know, we are living in present time science and technology. Computer is beneficial our life and saves a lot of time and it's our life easy. Thank you. Jai Hind all of you. My name is Marik. I am from 8 IUP. I have completed class 12th from UP board and now I am pursuing BA. There are 6 members in my family. My hobby is reading books and news articles. Today our topic is dependency on computer. As we know, everyone use social media and computers. Computer is an electronic device which is made of many parts of electronic devices. It is very helpful to provide knowledge and informations, and it made us addict. First of all, sir, thank you for giving me a wonderful opportunity for expressing my views on the topic. I am Rachit Gurjar. Basically, I hail from Firozabad, located in UP. I have recently completed my senior secondary and now I am pursuing graduation. Coming to the topic, in my opinion, this topic is related to the dependency on computers of the youth as well as people of our nation as well as all the world. As we know that computer is a commonly operated machine particularly used for trade, education and research. Computer is such an invention which has totally revolutionized every sector of the economies and it is helping to grow our development. And we know that computer has many advantages, but as we know that every coin has 2 sides, so in the same manner computer also have its advantages and disadvantages. If we talk about demerits, computer over dependency on computer has created many problems as it hinders the physical development of the person and it also reduces quality time with friends and relatives. Thank you. So gentlemen, as we know that computer is very useful in the economic development of any country. As we know that in India, service sector mostly contributes in our GDP. 56% of the GDP contribution comes from the service sector. So by using computer, we can giving contribution in like the Make in India initiative and the startups. Because as we know that most of the population is engaged in the agriculture sector, but there are very less contribution like only 17%. But the contribution of the GDP in the service sector by the service sector is very high. So by using computer we can increase and give more contribution. Yes, my dear friend, I am totally satisfied with your opinion. As we know that computer is helping so much in everyday life. As we know that every work is done with the help of computer and computer has made our life so easier. As if we talk about online shopping, online education and every things, it has become more accessible. In a few minutes or in a few time we are accessible to use content for studying online. Computer is a basic machine
By using it, we can get any information and knowledge by within a second. And this is also a Computer is an electronic machine. Nowadays, it is mostly used for education, and it is a sign of the progressive country. It is very helpful for our economic development and other. It is used many sectors like transaction and shopping, others. Computer is very beneficial for us and it saves a lot of time, and we are living in rural areas and urban areas and anywhere. We purchase any course and learn from at home. Thank you. Yeah, appreciating previous speaker's point, as we know that in the previous times everyone is not capable to get education because of the, we can take an example of the people of remote villages. They cannot go to the coachings in the cities as of the high costs. So but in the present times they can take classes from their homes, because we can study any subject of any course and any subject on reaching their homes by the apps like YouTube, and they have not to pay individually for the subjects, and easily they can get education. So because of this, the competition is also going increasing, and the education development is also increasing, as we also know that the sustainable development goal and the quality education is also part of our Indian sustainable development goals. So by using computers, it will also increase, and the development of our country will also increase. Thank you. Yes, my dear friend, I am totally agree with your points. As we know that computer is helping us in many sectors, and it is also contributing the best in our defense sector, as many new inventions, machines, innovations and equipments, arms are able to produce due to the help of computers and its applications. As we know, for competing in the with competing to the developed states, we need to improve our defense sector, and which is possible with the help of more science and technology that can be possible with the help of computers. Yes, friend, I am agree with you. Nowadays, people have no more time, so people want to save our time, and computer do it possible. Computer save our time by using online transaction and online shopping. People saves your time by it. And In present time, mostly exam in online mode, and as you know, every point has to have positive and negative. So computer has also, if our security is not good, then any hackers hack our information and publicly. Thank you. I am agree with your points, but I would like to add some more points. In my opinion, computer is a best way to express your thoughts and ideas. But overuse of computer is a huge addiction for youth. Yeah, I appreciate the previous speaker's point. As we know that the topic is given to us dependency on computer. So we have discussed about the useful points, and now we should also discuss about the negative points of computer. As we know that in the previous times, the children also play games and the like outdoor games. But in the recent times and the present times, the youth and the children are engaged in the online games. Like we can take the example of some games like PUBG. It is also the trend, and every person plays it, and they are created a world like only in mobile, and they are losing the face-to-face connections. This is also causing their physical and mental health, and the case of mental health are also increased in last some years, because of they cannot share their opinion. They are not sharing their opinions by physically, and also engage in the online games. In my point of view, computer has also disadvantage. If we use it computer a lot of time, and its affect our eyesight and ears and physically and medically. तो आप सभी ने एक डेमो सैंपल देख लिया ग्रुप डिस्कशन का। बिल्कुल यही एक माहौल आपको मिलेगा, यही सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दी जाएंगी। अब मैं सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक मिनट में इन सभी बच्चों में क्या अच्छाई रही, क्या इन्होंने गलत पॉइंट्स बोले, और गलत पॉइंट्स बोले हैं तो उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, प्लीज़ एक मिनट में ये सारी चीज़ें रखें, प्लीज़ सर। थैंक यू धर्मेंद्र सर। जनरल मैं कुछ सॉल्यूशन जो गलतियां रही है और उनके क्या सॉल्यूशन है, जनरल मैटर पे मैं बात करूंगा। एक तो अपना पेस बोलने का इस तरीके से रखो
कि भाई सामने वाला उसको समझ सके अच्छे से, ठीक है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप इस तरीके से बोल रहे हो कि सामने वाला उस लाइन को ही ना समझ पाए कि आपने बोला क्या है, ठीक है। दूसरा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंक्लूजन के ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, कि वो लास्ट में आप तो है बता सको। और आई कांटेक्ट एक पर्सन से नहीं होना चाहिए। एक दो को मैंने देखा कि उनका आई कांटेक्ट जो है वो सिर्फ एक दो से ही बन रहा था, सभी से नहीं। तो ये ग्रुप डिस्कशन है, तो ग्रुप में ग्रुप वाइज ही बात होनी चाहिए। जैसे अगर आप ध्यान कर रहे होगे तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तो मेरी आपसे लेकर इधर एक रेडियस बन रहा है ना, उस तरीके से बात चल रही है। तो पूरे इस तरीके से ही बात हो कि सभी के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो, इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं, आप सबके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। सॉल्यूशन मैं ये बताऊंगा कि भाई आप जो है मिरर रीडिंग किया करो थोड़ी बहुत। मिरर रीडिंग से मतलब ये है कि भाई शीशे के सामने बैठ के एक पेज ले लिया, कोई भी अखबार का पेज या जो भी है, उसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बोलो, हिंदी में भी बोलो और इंग्लिश में भी बोलो। उससे आपकी बोलने की प्रैक्टिस जो है वो पहले से बेहतर होगी, ठीक है। करंट अफेयर्स पर मेरे भाई ज़रूर ध्यान दो, आपको बहुत ज़रूरत है उसकी। करंट अफेयर्स जो आपके पॉइंट्स हैं, जो फैक्चुअल पॉइंट जो आप एक्चुअल में जोड़ पाओगे, वो आपको करंट अफेयर्स से ही मिलेंगे, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। सो नंबर फर्स्ट, वाइल स्पीकिंग आपको नोडिंग नहीं करनी है, राइट। ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड, ऐसा टोल्ड यू, आपको डाटा एक्सप्रेसिंग मशीन नहीं बनना है। जो आपके मन में आ रहा है आप बोलते जा रहे हैं। फर्स्ट, यू नीड टू मेक आई कॉन्टैक्ट and you need to express your ideas in a decent way. They are not here to know how much you know. They want to know what you are telling, right? Second, rate of speech, nodding और eye contact. ज़्यादा डाटा नहीं सेंड करना है आपको, सिर्फ नॉर्मली बातें करनी है। सेकंड, आप दूसरा नंबर, आपको बोलते हुए आंखें जो हैं, पलक जो हैं, वो बार बार आपको नहीं झपकानी है, राइट। दूसरा, जब आप किसी भी सेंटेंस को अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आराम से सॉरी बोल के आप उसको एक पॉजिटिव वे में छोड़ दीजिए, ठीक है। आप घबरा जाते हैं कि या फिर एक हेजिटेशन फील करते हैं कि यार मैं बता नहीं पाया, उसको कुछ एंडिंग इस तरीके की करने की कोशिश करो कि आप अपने आप को संभाल पा रहे हैं। यू आर गोइंग टू मैनेज इन स्पाइट ऑफ बीइंग इग्नोरेंट ऑफ दैट टॉपिक। नंबर थर्ड, इन द लास्ट ऑफ जीडी आपने भी मतलब वही चीज़ें फिर से रिपीट की जो इन्होंने की थी। आप एंडिंग नहीं कर पा रहे हैं और एंडिंग करते हुए आप डिसअपॉइंटेड हैं खुद से ही, ठीक है। दूसरा, क्लैरिटी नहीं है। जैसा कि सर ने बोला, सेम वही रिपीट करना है। कोई भी डाटा लो और उसको खुद से पढ़ो और उसको अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करो और फिर उसको सुनो। क्या आपको अपनी बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। नंबर फोर्थ, लैक ऑफ डाटा। आप टॉपिक को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अभी जो चीज़ें आपने लिखी थी आप वही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उसको भी डिसेंट वे में एक दो चीज़ें चिपकाते रहोगे, दो चीज़ें सेंड करते रहोगे बीच बीच में, तो वो भी चलेगा। तीसरा, आपको जब भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप थोड़ा सा ब्रीफली बोल सकते हैं, लाइक एज वर्ड यूज़ करके। लाइक एज यू मे यूज़ दिस वर्ड इन योर कम्युनिकेशन। इससे क्या होगा, आप अपने आप को संभाल पाएंगे आगे सेंटेंस की कनेक्टिविटी बनाने के लिए, राइट। नेक्स्ट, लाइक एज स्ट्रेस, एंजाइटी, वी कैन गेट दिस लाइक एज। अब आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो और एग्जाम्पल्स देना बहुत आसान होता है। जैसे कि ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं। अब आप सीधे सीधे एग्जाम्पल देंगे, उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, तो इससे आप अपने आप को संभाल पाएंगे, राइट, इजीली। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट ऑफ वाइल giving your introduction you were looking here and there, right? Only your target was mine. Yeah, you were looking at me properly again and again. There are lots of teacher and first your target should be them. आपको इनकी तरफ देखना है because you are talking to them. Just suppose we are not here. Next, body movement. आपका बॉडी मूवमेंट आपके कंट्रोल में स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में आप अपने आप को संभाल गए थे, ठीक है। दूसरा, आइज़ बंद नहीं करना है। आइज़ जो हम बंद करते हैं उसको नहीं करना, बस ये बाकी ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा वाइल मेकिंग प्रैक्टिस एंड दैट इज सफिशिएंट, ठीक सर। तो जैसा कि मैं ये मान रहा हूँ कि ये वीडियो आप सभी 5 कैंडिडेट्स के माध्यम से सभी बच्चों तक जाएगी, और मैं ऐसा भी मान के चल रहा हूँ कि जो कमियाँ या अच्छे पॉइंट्स आप सभी ने दिए हैं वो सभी के साथ हो सकते हैं, क्योंकि
आपने देखा होगा यहाँ पे हर तरह के बच्चे हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत अच्छे भी हैं, अच्छे का इन द सेंस जिनकी कम्युनिकेशन वगैरह पहले से अच्छी है, और थोड़ा सा जिनकी कम्युनिकेशन में गैप है। तो हम सभी बातों पे बात करेंगे कि कैसे इस कम्युनिकेशन गैप को भरा जाएगा और कहीं ना कहीं जो कमियां हमें नज़र आ रही हैं वो हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक यू, आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट एकदम बहुत अच्छा था, टू गुड। सेकंड, आपका जो बोलने का रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। बोलने के रेट से ऐसा लगता है जैसे कोई बोले जाएगा तो हम कहते हैं यार बोले ही जा रहा है, सुन भी ले। तो बोलने का रेट आपको नॉर्मल रखना है, जैसे हम लोग बात, हाँ कम करना है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको सुनने में शायद अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, मैं जैसे जस्ट एग्जांपल दूँ कि मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, बताओ आपको कैसा लगा? शायद बेकार लगा होगा। अभी मैं कहूँगा मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। ठीक है, बोलना का रेट थोड़ा कम करना है। अगला, आपके नरेशन में जो कंटेंट है वो ज़्यादा था, और ये मतलब अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहा अभी तक का, बहुत गजब का रहा। 20 सेकंड में आपने इंट्रोडक्शन दिया, 50 सेकंड आपने कंटेंट बोला। बस सर ने जो बात बोली उस पर आप फोकस करना। ठीक है, मैं सभी की पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करूंगा। आपका आई कांटेक्ट बहुत ही अच्छा है। आई कांटेक्ट का मतलब होता है जैसे कोई अगर किसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा होता है तो हमें उसकी तरफ थोड़ा देखना होता है। ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान ही कहीं और है, हमें उसकी तरफ देखना है और उसके पॉइंट से अगर हम एग्री हैं तो एग्री भी करते रहना है। ये आपके अंदर अच्छा था बस। और सबसे बड़ी बात थी कि ज़्यादातर बच्चों ने नेगेटिव बातों को कंसीडर नहीं किया, आपने नेगेटिव चीज़ों को भी कंसीडर किया था। और सबसे इफ़ेक्टिव है कि आपने 4 बार चांस लिया, 4 बार आप बोले हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने देखा मुबारिक ने 3 बार पार्टिसिपेट किया, 2 बार में मुबारिक बिल्कुल अच्छा नहीं बोल पाए, लेकिन तीसरी बार में ये बहुत अच्छा बोले, तीसरी बार में इनका इम्प्रेसिव था। तो हमें अगर ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं ना, अपने आप ही हमारा जो डर है वो दूर हो जाएगा। पहली बार में डर रहेगा, दूसरी बार में दूर होगा, तीसरी बार में बिल्कुल दूर हो जाएगा, तो हम भी अच्छा बोल सकते हैं। आपकी मैं बात करूं तो आपका इंट्रोडक्शन ऐसे लगा कि जैसे बहुत भयंकर रट रखा है। और पिछली बार जीडी में भी ऐसा हुआ है कई जगह पे कि भाई इंट्रोडक्शन उन्होंने कहा है कि तुम रट के लाते हो, इसलिए हमें इंट्रोडक्शन सुनना ही नहीं है। तो इंट्रोडक्शन रटा हुआ सा नहीं लगना चाहिए। सेकंड, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर आपको थोड़ा सा काम करना है। ये लोकल लैंग्वेज की वजह से होता है, हमारी जैसी घर की भाषा होती है ना, जैसे जस्ट एग्जांपल आप आइडियाज़ को आडियाज़ बोल रहे थे, ये थोड़ा सा बेकार लगता है कहीं कहीं। थर्ड है आपके स्टेटमेंट का ना कनेक्शन नहीं है। मैंने कहा था कि जीडी ऐसा होना चाहिए कि अगर हम अपना पॉइंट रख रहे हैं तो वो जहाँ से उस बंदे ने छोड़ा है वहीं से शुरू हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन्होंने कहीं और से छोड़ा था, उसके बाद आपने माइक लिया, बिल्कुल ही अलग मुद्दे पे आपने बात शुरू की। और दूसरी बार में आपने बहुत अच्छा बोला था, आपने टोटल 2 बार बोला, पहली बार में ठीक नहीं था, दूसरी बार में बहुत अच्छा बोला। आपकी बात करें, आपको थोड़ा सा आई कॉन्टैक्ट मैनेज करना है। और एक चीज़ सभी के लिए कि हैंड का मूवमेंट रखना है। शायद वो माइक की वजह से ना रहा हो आपको अपने हाथों का मूवमेंट जरूर रखना है कि ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं एंड दिस इज दिस। ध्यान रहे, उंगली करके किसी की तरफ बात मत करना, आपके हाथ बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। हाँ, कहीं हो कहीं ऐसे, आपके हाथ ऐसे होने चाहिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट एंड दिस इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। ऐसे आपके मतलब बॉडी लैंग्वेज होती है ना एक, उसका आपको प्रॉपर यूज़ करना है, वो किसी की भी नहीं थी। ठीक है, तो फिर आप अपने फेस का मूवमेंट ऐसे करके दिखाएं कि आप इन्वॉल्व हैं उसमें, है ना। आप बिल्कुल ऐसे करके बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो आप किसी से जैसे लड़ रहे हो, तो थोड़ा सा ऐसे करके अपना हल्का हल्का सा गर्दन को हिलाते रहिए। दूसरा, थोड़ा सा आपने कंटेंट वाइज कम बोला था, लेकिन दूसरी बार में आपने ठीक बोला था। आपकी बात करूं मैं तो कंप्यूटर के बारे में नहीं बताना था यहाँ पे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, इसमें ये लगा होता है, वो लगा होता है। हमें तो ये बताना था, टॉपिक था हमारा डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर, कि कंप्यूटर पे हम किस तरह से डिपेंडेंट है। क्या ये था कि कंप्यूटर में क्या लगा होता है? नहीं ना। तो हमें टॉपिक पे रहना है। सबसे ज़रूरी बात तो ये, आप कम बोलो, बेशक आप 2 बार बोलो, लेकिन बोलो रिलेवेंट, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद इंग्लिश थोड़ी सी आपको अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। सर से कुछ क्लासेज लगेंगी, उनको लेना, इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। तो जिन भी बच्चों की इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत है, सर प्लीज़ आप हेल्प करेंगे तो सर की क्लासेज लगवाएंगे, 7-8 क्लासेज, उनमें सभी बच्चों को सही हो जाएगा। और मेरा मानना है कि अगर मैं हिंदी में इन्हीं बातों को बोलने के लिए कहूँ तो आप ज़्यादा बेहतर बोल लेंगे, है ना। थोड़ा सा मेरे हिसाब से इंग्लिश का ही दिक्कत है, इंग्लिश की प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट हो जाएगी। और मैंने देखा था जब दूसरे लोग बात कर रहे हैं तो आपका हाथ यहाँ आ गया था, आपका हाथ यहाँ पे, अब ऐसे कर करके कर रहे थे उसे, हाथ तो आपके नीचे ही रहने हैं ना, तो हाथ ऊपर आने ही नहीं है। हमें पता नहीं होता कि चल क्या रहा है बीच बीच में, खुद हमने क्या कर दिया, उन चीज़ों का ध्यान रखना है। रिपीटेड बातें नहीं बोलनी हैं। तीसरी बार में आपने बहुत अच्छा बोला, एकदम बढ़िया था, अच्छा रहा। आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था, वेरी गुड था। उसके बाद आपने कंप्यूटर के बारे में जो भी बोला अच्छा था।
पॉस्चर आपको थोड़ा करना है, मतलब हैंड मूवमेंट का ध्यान रखना है। अगर ऐसे है तो फिर ऐसे ही रखें। और इनिशिएटिव्स लिया आपने कि बार बार आप लोग माइक एक्सचेंज कर रहे थे, ये सभी बच्चे सीखें कि इनिशिएटिव लेना है कि पहले हमें माइक लेना है। इन्होंने टोटल कितने बार बोला? 5 बार बोला शायद आपने, 3 बार, हाँ 3 बार बोला है आपने। और आपने सबसे अच्छी बात थी कि डिफेंस सेक्टर को इंक्लूड किया। आपने सुना कि इन्होंने डिफेंस सेक्टर को भी इंक्लूड किया, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ओके सर प्लीज़। जिस तरीके से आप लोग फ्रेशर हैं, उस हिसाब से जो ग्रुप डिस्कशन हुआ बहुत ही लाजवाब हुआ, बढ़िया हुआ, जिसकी मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहा था कि ऐसा हो पाएगा। ठीक है, मैं केवल कमियों की बात करूंगा और इसके बाद मैं उन चीज़ों की बात करूंगा जो आप में बेहतर है। सबसे पहले हम अगर ऋषभ की बात करते हैं तो ऋषभ जो है आपके पास में कंटेंट बड़ा ही लाजवाब था। इंट्रोडक्शंस के टाइम 20 एंड 50 सेकेंड ऐसे आपने किया। एक चीज़ और है, आपको सामने वालों को डराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने सामने वालों को डराया है, वो भी कैसे डराया है, वो आप उसको टकटकी नज़र से देखते रह रहे हो। यानी आई कांटेक्ट जो है ना वो पर्टिकुलर मेंबर से था आपका, जैसे कि रचित आपके सामने थे, इनसे ही आपका बिल्कुल कंटिन्यू आपका आई कांटेक्ट था। तो ये नहीं करना है आपको। हाँ, कोई बात नहीं, वैसे ऑल गुड है, सब बढ़िया है। अब हम रचित की अगर बात करें तो जैसा आपने काम किया है बिल्कुल सेम कैटेगरीज काम उन्होंने किया है। यानी कि मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप लोग ग्रुप डिस्कशन में फेल नहीं होगे। पहली बार में ही मैंने बोल दिया नहीं होगे। जो चाहिए है ना वो मिल गया, अभी जो और चाहिए वो मुझे और भी बताना पड़ेगा। अब सबसे हर्ष की बात करते हैं, क्योंकि भावेंद्र की बात सर ने बोली दी है। हर्ष की बात करेंगे तो भाई आपका सबसे बड़ा पॉइंट ये रहा कि आपने इंट्रोडक्शंस में आपने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया, और वो भी ऐसे इन्वॉल्व नहीं किया है, लगभग आपने 5 to 6 सेंटेंस में इन्वॉल्व किया है। माय फादर, हाँ ये रट बिल्कुल। जो मेरा ये इंट्रो है ना वो 20 से 25 सेकंड के बीच का है। कोई बात नहीं है, वैसे आप कोशिश करिएगा। हाँ हाँ, फादर्स का नाम ना लो। और हाँ नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फादर्स का नाम नहीं लेना, ये मैं बता रहा हूँ हिंट। और दूसरी चीज़ है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है ना, तो मदर्स, फादर्स, ब्रदर नॉट इंक्लूडेड यहाँ। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद में हर्ष, आपकी बॉडी एक्टिविटी बहुत ही खतरनाक है, जिसको बोलें कि आप वहाँ से बिल्कुल मतलब वहाँ से आपको निकाला जा सकता है, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि अभी आपकी देख लो, अभी भी आप बॉडी एक्टिविटी बिल्कुल मतलब गलत है। आप ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर जान नहीं है। आपको सीधा सा बताया गया भाई कि आपको बॉडी की जो एक्टिविटी है बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। और यार 10 या 15 मिनट की बात होती है डिस्कशन में, ज़्यादा टाइम नहीं है। इतने देर तक आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। आप बिल्कुल आराम से हो गए थे, मैंने सेकंड टाइम से देखा तो आप ऐसे थे इस तरीके से, तो ये गलत है। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई कौन है कैंडिडेट, मुबारक खान। पहली चीज़ तो आपकी ये है कि कंटेंट में बहुत ज़्यादा कमी है, आपके पास कंटेंट नहीं था। ठीक है, कंटेंट तो नहीं, मुझे टाइम में नहीं पूछी जाती। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास कंटेंट नहीं था। कंटेंट कैसे मिलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी स्पीकिंग जो थी वो भी वीक थी। और इसमें आपका एक चीज़ बढ़िया मिली कि आपने जब थर्ड टाइम्स में बोला है उसमें बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन आपने जो सेंटेंस बोले वो रिपीट बहुत किए हैं, जो आपने पहले टाइम बोले थे वही आपने सेकेंड टाइम्स, थर्ड टाइम्स वो रिपीट कर दिया आपने। लेकिन आपको ये तीसरी बार में जो थी ना वो बढ़िया कम्युनिकेशन था आपका। ठीक है, और तो सब कुछ है। और इसमें 2 लोगों का, ऋषभ और रचित, एक्सीलेंट है। अब मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा जो सबसे नेगेटिव है इस डिस्कशन में, वो है कंक्लूजन। आपने बढ़िया बोला, लेकिन कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचा नहीं, क्योंकि आप 4 बार इन्वॉल्वमेंट कर चुके थे। 3 बार आप इन्वॉल्वमेंट कर चुके थे। आप दूसरे आपके जो कैंडिडेट हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको देखो मौका सबको समान मिला था, बराबर मिला था। आपको भी 3 बार 4 बार, 3 बार 4 बार सभी को मिला, वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी तरफ से कंक्लूड के लिए रख सकते हो बात।